Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. अगला अवार्ड जो हम दे रहे हैं वो एक एडवोकेट है, बट बहुत ही सोशली कॉन्शियस एडवोकेट है, लगातार सोशल वर्क करते आए हैं। वो श्री रमेश त्रिपाठी जी, सोशली कॉन्शियस प्रोफेशनल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दशरथ भगत जी से। वकालत के माध्यम से लोगों को न्याय दिलवाने के लिए केसेस लड़ने वाले, साथ ही गरीब और पिछड़े समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सदैव प्रयास करते आए हैं, वो है एडवोकेट श्री रमेश त्रिपाठी। एडवोकेट रमेश त्रिपाठी एंड एसोसिएट लॉ फर्म के तहत उन्होंने कई लोगों को न्याय और हक दिलवा कर दिए हैं। प्रोफेशनल जिंदगी के साथ ही उन्होंने समाज कार्य में अपने आप को झोंक दिया है। 2011 में उन्होंने दी नवी मुंबई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया। नवी मुंबई में हर साल 1000 से अधिक पेड़ लगवाते हैं। कोविड काल में उन्होंने राशन बांटने से लेकर तकरीबन 2000 जरूरतमंद लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से हर रोज खाना खिलाया है और अभी तक कार्य जारी है। अपने प्रोफेशन के साथ सोशल कार्यों से जरूरतमंदों की जिंदगियां बदलने वाले एडवोकेट श्री रमेश त्रिपाठी को आवाज टुडे स्टार्स अवार्ड सोशली कॉन्शियस प्रोफेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस नई मुंबई शहर में रहते रहते अभी ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हमको लगने लगा। और जहाँ पे हम पैदा हुए और यहाँ पे आने के बाद जो हमको कर्मभूमि मिली, इस नई मुंबई शहर ने हमको बहुत कुछ दिया। प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस शहर ने और यहाँ की ज़मीन ने हमको इतना कुछ दिया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ उसके लिए करें। तो उसी लिए हमने एक बार में लगभग 10 वर्ष पहले हमारे एक मित्र हैं अभी, जो पुलिस ऑफिसर थे, मिस्टर जाधव सर, वो ऑर्फनेज बच्चों को बहुत एडाप्ट करते हैं और उनको बहुत एजुकेट करते हैं। जो आदिवासी एरिया के में बच्चे रहते हैं या जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके प्रोग्राम में जाते जाते मुझे लगा कि जब ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए। एक मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। उस इंस्पिरेशन के बाद पहले तो मैं उनके ट्रस्ट से जुड़ा और जो यथासंभव हुआ मैं उनको मदद करने की कोशिश किया। फिर बाद में धीरे धीरे हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े और हम एज ऑन टुडे हम लगभग 25 से 30 ऑर्फनेज बच्चों को, जिनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको पढ़ने की व्यवस्था करते हैं, उनको स्कूल ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, साल भर की फ़ीस प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको रहने की कोई दिक्कत है तो उनको रहने की कोई दिक्कत करते हैं। उसी के साथ साथ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, पाम बीच सानपाढ़ा एरिया में, वहाँ पे हमारे एक पटकी सर हैं जो बहुत ही सोशल काज करते हैं। एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते मैं देखा कि कुछ बच्चों को वो बैठा के पढ़ा रहे थे। पूछने के बाद मालूम पड़ा कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माता पिता
हाउस यहाँ पे लोगों के घर में काम करते हैं, या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस के वर्कर्स हैं उनके बच्चे हैं। तो उस अभियान में मैं उनके साथ जुड़ा और बड़ा अच्छा लगता है कि अभी पिछले 5-6 वर्ष से लगभग हमारे उस एरिया के जो 25-30 बच्चे हैं उनको सुबह जो वहाँ पे वो एजुकेट करते हैं उसमें हम भी मिलके उनके साथ में योगदान करते हैं, और बाद में उन बच्चों को हम लोग जो लोकल मराठी स्कूल से वहाँ पे उनको एडमिशन कराते हैं और कोशिश करते हैं कि एजुकेट हों। फिर धीरे धीरे हमने हमारी एक नई मुंबई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। मेरा मूल उद्देश्य उसके पीछे ये है कि कम से कम सरकार और समाज इतना कुछ कर रहा है तो उसका एक अंग होने के नाते, इस देश का एक सिपाही होने के नाते मेरी एक कोशिश है कि कम से कम नई मुंबई परिसर में कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जो एजुकेशन के बिना वंचित रह जाए। अगर उसको कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, या कोई मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, हम इस ट्रस्ट के माध्यम से देते हैं और कोशिश करते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से जो ऐसे बच्चे हैं उनको हम पूरी मदद करें। और बड़ा ही खुशी होती है जब देखते हैं कि हमने कई बच्चे जिनको हम लोग मदद की, आज कोई ग्रेजुएट हो गया, उसमें एक दो बच्चों को नौकरी मिली और कुछ बच्चे और हो रहे हैं। तो मेरा आह्वान और लोगों से है कि इस तरह जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने क्षेत्र में अगर ऐसा कोई भी बच्चा जो होटल्स में छोटे बच्चे काम करते हैं, जिन छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, या जो ऐसा लेबर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे होता है, चाइल्ड लेबर का जहाँ पे काम किया जाता है, उन बच्चों को ऐसी जगह से निकाल करके उनको शिक्षा दे करके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन बच्चों को कम से कम एजुकेट करें जो अपने हक के लिए आगे अपना हक पा सकें। अभी इसी दौरान एक पूरी दुनिया में ही एक त्रासदी आई कोरोना वायरस की, जिसमें हमारा देश भी अफेक्टेड था। उस कोरोना वायरस के दौरान जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो उसके दूसरे दिन हमने देखा कि शाम को जब मैं उतरा तो हमारे एरिया के जो स्ट्रीट ड्रग्स थे, जब मैं गेट के पास आया तो सब पीछे पड़ गए। सारे होटल्स बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर मैं कुछ बिस्किट घर में पड़े थे उनको खिलाने की कोशिश किया। उसके बाद देखा कि उससे भी उनकी मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही। फिर हमने पूरे लॉकडाउन में हमने मार्च लास्ट वीक से चालू किया और अगस्त तक, जब तक होटल नहीं चालू हो गए, हमारी एरिया के जो स्ट्रीट ड्रग्स थे हमने उनको प्रतिदिन सुबह शाम खाना बना करके खिलाने की कोशिश किया। उसी तरह लॉकडाउन में हमको किसी के द्वारा मालूम पड़ा कि सानपाड़ा एरिया में एक महिला थी जिसको 7 दिन पहले एक बच्चा हुआ था। लॉकडाउन के कारण जब सारी दुकानें बंद हो गई तो उस महिला को कुछ खुद खाने को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। तो उससे हम लोगों को बड़ी पीड़ा मिली। फिर हमने स्थानीय पुलिस से सपोर्ट किए और हमने उस महिला को यथासंभव फ्रूट्स, दूध और उसको खाने की व्यवस्था किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए परेशानी है। तो वहाँ पे एक नागेश्वर शिव मंदिर है, वहाँ स्थानीय लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा लेकिन बनाने वाला कोई चाहिए। तो वहाँ की स्थानीय लोग बनाते थे और हम लोग राशन ला करके पूरा उनको देते थे और हम लोग सुबह शाम मिला करके लगभग हज़ार लोगों को 1 महीना 1.5 महीने तक खाना खिलाने की व्यवस्था की है। इसी के साथ हमारी एरिया में जो वॉचमैन थे या जो जैसे टेलर्स थे या जो जैसे हमारे ये गार्डन के लोग थे, तो उनको चूँकि उनका जब लॉकडाउन के कारण वो घर से नहीं निकल पा रहे थे तो हमने उनको राशन देने की व्यवस्था की और अनुमानतः उस दौरान हम लोग एक 10,000 परिवार को राशन देने में सफल हुए। और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये तो एक संस्था हमारी माध्यम थी, लेकिन उसके माध्यम से काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो हमने कोशिश किया कि समाज से अगर हमको कुछ मिल रहा है तो हमारा भी दायित्व है कि समाज को उसके बदले में कुछ दिया जाए। हम प्रतिवर्ष हमारा नई मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट का जो एनुअल डे रहता है उसमें हम ट्री प्लांटेशन का काम करते हैं और मेरा मतलब कोशिश रहती है कि 1,000 या 2,000 पेड़ प्रतिवर्ष हम लोग लगाते हैं और लगाते ही नहीं हैं, साल भर उनको संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें से पेड़ बचे रहें। कुछ यहाँ पे ऑर्फनेज सेंटर हैं जहाँ पे हम जा कर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी मदद करते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करवाते हैं, दवा की व्यवस्था करवाते हैं। और कुछ डीफ एंड डम बच्चे हैं रवाले में जिनके लिए हम लोग ईयरली उनका हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में अगर उसको असुविधा है तो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से या हमारे माध्यम से अगर कोई सुविधा मिल सके तो हम ज़रूर करते हैं। ये तो सामाजिक कार्यों का हमारा दायित्व रहा। बाय प्रोफेशन हम लोग एडवोकेट हैं, तो हमारे पास बड़े क्लाइंट भी आते हैं। बहुत बार ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत ऐसे कुछ क्लाइंट आते हैं जो पैसे की तंगी के कारण अपना केस नहीं लड़ पाते हैं, तो हम लोग ऐसी स्थितियों में प्रो बोनो के आधार पर उनसे बिना पैसा लिए कोशिश करते हैं कि
उनको उनकी मदद की जाए। अभी इसी लॉकडाउन की अगर बात करें, एक दिन एक व्यक्ति आया और यहाँ पे लगा रोने, बोला कि उसका बच्चा जिस दिन 18 वर्ष का कंप्लीट हुआ उसी दिन उसके बच्चे के ऊपर पोस्को और एट्रोसिटीज़ एक्ट लगा दिया गया, और जबकि लड़ाई दूसरी थी, दोनों नेबर थे और लड़ाई उनकी आपसी थी, माँ और माँ की लड़ाई में उसके बच्चे के ऊपर केस करवा दिया गया और उसका बच्चा 4 महीने से जेल में अपने बच्चे से मिल भी नहीं पाया, जबकि बच्चा उसका बहुत ही टैलेंटेड है, जो 90% अबव का बच्चा है। तो और वो बोला कि मेरे पास पैसा भी नहीं देने को, तो हम लोगों ने उसकी मदद किया और ऊपर वाले की दया से हम लोगों ने उस बच्चे को मतलब उसको बेल कराने में सफल रहे। इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है कि कभी जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। ऐसा एक नेरुल की घटना आई कि एक फैमिली थी, बंगाली फैमिली, उनको एक ही बेटा था, उसने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया। 5 वर्ष पहले की बात है। तो हम लोग उनको उनके घर में रखवाने में सफल हुए, लेकिन सफल ही नहीं हुए बल्कि उनको जो माँ बाप का जो 125 में प्रोविज़न है CRPC में, उसके तहत हमने उनको उनका हक दिलवाया और उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ी। हालांकि बीच में हमको खुद उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। इस तरह तमाम केसेज हैं जिसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमको लगता है कि अगर वो केस पैसे के कारण नहीं लड़ पा रहा है, तो हमारी लॉ फर्म है जिसमें हम लोग 25-30 लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को मदद करें और उनका जो लीगल राइट्स है उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा है कि आवाज़ टुडे लगभग 1 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो आम व्यक्ति की बात, जब आदमी अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाता, अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाता, तो ऐसे सब कार्यों में आवाज़ टुडे हमेशा जो है एक माध्यम बना है उन लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में, एक कड़ी का काम किया और बहुत लोगों को मदद दिलाने में। स्थानीय कोई भी समस्या है, जो समस्याएं यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या प्रशासन नहीं कर पाते, उन समस्याओं का मुद्दा उठाना, उन समस्याओं का निवारण करना, ऐसे बहुत से कार्य इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो रहे हैं जो बहुत बार अनदेखी रह जाते हैं। तो ये सौभाग्य है कि हमारे शहर में एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो स्थानीय समस्याओं को लेकर के और लोगों की जो निजी समस्याएं हैं और जो नहीं लड़ पाते हैं उसमें मदद करते हैं। मेरी शुभेच्छा है कि यह न्यूज़ चैनल हमेशा आम आदमी का न्यूज़ चैनल बने, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करे। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नई मुंबई इस समय इंडिया का 3 बेस्ट सिटीज़ में 1 ऑफ देम है। तो एक जितने न्यूज़ चैनल हैं और जितने यहाँ के नागरिक हैं, एक ऐसी मुहिम चलाएं कि जो अगला सर्वेक्षण हो हमारा नई मुंबई नंबर 1 सिटी बने, एज ए क्लीन सिटी, एज ए ग्रीन सिटी, एज ए आइडियल सिटी बने। उसमें सब लोग मिल करके सहयोग करें। 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नई आवाज़ टुडे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी इस लॉ फर्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.